सारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। काशीपुर में चल रहे उत्तराखंड बीजेपी के प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। प्रशिक्षण शिविर में आखिरी दिन सीएम धामी ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश हित में कई काम कर रही है, जिन्हें जनता तक पहुंचाने का हर कार्यकर्ता को संकल्प लेना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मुनीश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये कार्यक्रम क्या जानकारी? ये 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रशिक्षण वर्ग दिन किया गया था, जिसके तहत में आज अंतिम दिन था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज यहाँ कार्यक्रम में इन्होंने प्रतिभाग किया। और वहीं देखा जाए तो लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर ये जरूर बताया गया है कि जो मोदी सरकार के जो विकास कार्य हैं उन तक जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही गई है, और जो अन्य विकास कार्य है उन पर भी जोर दिया गया, और आने वाले जो भाजपा को कैसे आगे बढ़ाना है, अगर आने वाले जो चुनाव है उनकी रूपरेखा भी तैयार की गई कार्यकर्ताओं के साथ जी। वहीं दूसरी ओर धामी जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम उनके निर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई देने के लिए उनके समर्पित एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है शहर में, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर, खासतौर पे देखने वाली बात है महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है जी। बिल्कुल, देखिए सीएम धामी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है और कह सकते हैं कि जब सीएम धामी यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं तो उनका मनोबल भी बढ़ता है। ये कार्यक्रम में वो भी देखा गया। मुनीश जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है तो अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जो है प्रतिभाग करते रहते हैं, जनपद में भी आके, क्योंकि उनका गृह जनपद है खटीमा विधानसभा क्षेत्र के, वो रहने वाले हैं जनपद उधमसिंह नगर के, तो कई सारे कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते रहते हैं, जहाँ लगातार जो भाजपा कार्यकर्ता है उनके मनोबल बढ़ाने का काम लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता रहा है जी। ठीक है मुनीश, आपका शुक्रिया करेंगे जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को वन विभाग एक बड़ी राहत देने जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अपना घर बनाने के लिए अपनी ही भूमि में लगे पेड़ को काटने के लिए वन विभाग की इजाजत नहीं लेनी होगी। वो अपनी जरूरत के मुताबिक पेड़ को काट सकता है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे मामले के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और उसी की सिफारिश पर इस आदेश को लागू किया जाएगा। हम लोगों ने टी प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन करने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरा बहुत मानना है कि जब तक वन विभाग के नियम जनता के साथ उनकी लाइवलीहुड से जुड़ने की प्रकृति के नहीं होंगे, तब तक आप जनता का लगाव जंगलों से नहीं कर सकते। तो आज अब चूंकि पेड़ मैं लगा रहा हूँ और पेड़ काटने के लिए मुझे अनुमति लेनी पड़ रही है वन विभाग के चक्कर लगा, तो इस तरह की कुछ प्रजातियों को छोड़कर उसको अन्य प्रजातियों को ट्री प्रोटेक्शन एक्ट से मुक्त करने के लिए हम लोगों ने एक प्राथमिक स्थिति में एक निर्णय लिया, जिस पर एक 3 वरिष्ठ अफसरों की कमेटी बना दी गई और उनको 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का, तदनुसार फिर मंत्रिमंडल के से निर्णय लेके विधानसभा के पटल पर लाके ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पे संशोधन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी? पूजा, आप अपना सवाल दोहराएंगी? बिल्कुल। अब देखिए, पेड़ काटने की यहाँ पर बात जो निकल कर आई है, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जनता को अब राहत मिली है और वन महकमे को भी कह सकते हैं कि बड़ी राहत है। अपनी ही भूमि पर लगे पेड़ों को अब काटा जा सकता है। इस तरह की छूट कहेंगे इसे कि अब दे दी गई है। देखिए, बहुत बड़ी डिमांड थी पूरे प्रदेश में पूजा, और खास तौर पर जो हमारा पहाड़ी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में अपने खेतों से, अपने नाप खेत से कोई भी पेड़ काटना होता था, क्योंकि कभी गौशाला बनानी है या कभी कोई खेती किसानी का काम करना है, तो कुछ इसमें पेड़ों की जो वैरायटी है वो चिन्हित थी कि आप उसे अपनी मर्जी से नहीं काट सकते। उसके लिए बाकायदा आप वन विभाग से अनुमति लेंगे, और पूजा इस अनुमति को पाने के लिए कई बार लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। महीनों तक अनुमति नहीं मिल पाती थी, और जिसके कारण उनके काम बाधित होते थे।
वन मंत्री ने सरकार की सहमति से ये एक बड़ा कह सकते हैं कि तोहफा दिया है लोगों को कि अपनी भूमि पर जो अपने उगाए हुए पेड़ हैं उसे काटने के लिए वन महकमे से बहुत अनुमति या बहुत ज्यादा जो तकनीकी पेच होते हैं उससे नहीं निपटना होगा और कैटेगरी फिक्स करने के लिए एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी बहुत जल्द ही अपनी जो रिकमेंडेशन है वो सरकार को सौंप देगी। क्योंकि इस कमेटी को इसलिए ये मामला भेजा गया है कि कहीं लोग यानी कि जो नीडी लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है वो तो पेड़ काटेंगे, लेकिन कहीं अन्य लोग इसका गलत फायदा ना उठा दें, तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स चिन्हित करने हैं। कुछ दुर्लभ प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो नापखेत में जरूर होते हैं, लेकिन उनके काटने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं उसे लेकर के एक कमेटी बनाई है। कमेटी अपनी रिकमेंडेशन जैसे ही देगी वैसे ही सरकार आदेश भी कर देगी और अपने आप में पहाड़ी एरिया के लिए और ग्रामीण एरिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली में सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया है और इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी देहरादून में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय तक मार्च किया है और वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से देश में संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि जब भी कोई केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच बैठा दी जाती है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए जो लोग जांच के दायरे में रहते हैं लेकिन यदि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कौन सी ऐसी बात हो जाती है कि उनके ऊपर ईडी की जांच बंद हो जाती है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेवजह केंद्रीय एजेंसियों के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है। जब वो बीजेपी से बाहर गए उनके ऊपर केस लग गए, बीजेपी में गए साफ हो गए। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जब उन पर केस लगे सीबीआई के, ईडी के, और वो वापस बीजेपी में गायब हो गए। उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। येदियुरप्पा का भाई, जब येदियुरप्पा जी बीजेपी छोड़ के गए उनके ऊपर केस लग गए, जैसे ही वो गए इन्होंने दोबारा से वही काम कर दिया। आज जिस केस को नेशनल हेराल्ड के केस में एक बार ईडी जो है क्लीन चिट दे चुकी है, उसको एक विवादित व्यक्ति के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उत्तर प्रदेश से। तो ये अपने आप में साबित करता है कि बीजेपी ईडी और इसका सीबीआई का दुरुपयोग करती है। ईडी पर बेबुनियाद आरोप ये पिछले वर्षों में जो होता रहा है, जो बोलते हैं उनकी आवाज को चुकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने खुलकर पिछले वर्षों में मजबूती से जन मुद्दों को उठाया है, देश की आवाज बने हैं। आज अगर खतरा है तो राहुल गांधी से है केंद्र सरकार। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने।
उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 14 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 14 लोगों में एक महिला भी है, जिसे फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। शहरों के बीचों बीच चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर से पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का कैश भी बरामद किया। ये गिरोह विदेश में रह रहे लोगों को अपना शिकार बनाता था और अभी तक ये लोग विदेशों में रह रहे लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। इससे पहले भी इसी गिरोह का कॉल सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में भी संचालित हो रहा था, जिस पर पिछले साल कार्रवाई हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने विधानसभा के 30 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म कर दिया है, जो अपनी सुविधा के अनुसार मंत्रियों के कार्यालय में अटैच थे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विधानसभा कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का ये भी कहना है कि अटैचमेंट कल्चर गलत नहीं है। प्रदेश हित में किसी भी अधिकारी की उपयोगिता कहीं भी हो सकती है, लेकिन किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का उसकी अपनी सहूलियत के हिसाब से अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। के लिए अच्छा कर सकता है, तो अटैचमेंट पर से खराब नहीं है या गलत नहीं है, लेकिन ये किसी अफसर का राइट नहीं है और इट शुड ओनली बी डन इफ ही इज यूजफुल। अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे डिपार्टमेंट में आके मेरे डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल हो सकता है, जनता की सेवा में उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो ये अटैचमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रितु खंडूड़ी ने जिस तरह से अटैचमेंट को लेकर बातें कही हैं, जानना चाहेंगे आपसे ज्योत्सना। पूजा, पूरा प्रकरण ये है कि विधानसभा के 30 से ज्यादा कर्मचारी अटैचमेंट में दूसरी जगह है और जब वो विधानसभा अध्यक्ष बने, 1 बाय 1 उन्होंने चीजें देखनी शुरू करी, तो उनके संज्ञान में मामला आया कि 30 कर्मचारी हैं तो विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, लेकिन वो कभी विधानसभा सचिवालय आए ही नहीं है, क्योंकि उनकी जानकारी में आया कि वो अटैचमेंट में किसी मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ इस तरीके से हैं। तो उन्होंने कल एक बड़ा आदेश दिया और उन्होंने सभी अटैचमेंट निरस्त कर दिए और विधानसभा सचिवालय के कर्मियों को कहा है कि पहले वो अपनी ज्वाइनिंग अपने मूल विभाग में दें, यानी कि विधानसभा सचिवालय में दें, क्योंकि उन्होंने बातचीत में ये भी बताया कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो कर्मचारी जिस मंत्री के यहाँ या मुख्यमंत्री के कार्यालय में है, उन लोगों ने चाहा है या नहीं चाहा है, या केवल कर्मचारी अपनी सुविधा से अपना अटैचमेंट करवा के बैठे, या वो कार्यालय जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि उन्होंने ये अटैचमेंट निरस्त किए। उन्होंने उसके बाद साफ तौर पर कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की उपयोगिता किसी विभाग विशेष में है और वहाँ का वरिष्ठ अधिकारी या वहाँ मंत्री ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के मेरे विभाग में होने से फायदा होगा, ये जनता के हित में अच्छे काम कर सकता है, तो फिर अटैचमेंट होगा, अन्यथा अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि केवल कर्मचारी के हित को देखते हुए, उसके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए उसका अटैचमेंट किसी और जगह नहीं किया जाएगा। पूजा, कह सकते हैं कि ये बड़ा स्टेप है, क्योंकि विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में नई नियुक्तियां हुई हैं, गैरसैंण के नाम पर नियुक्तियां हुई हैं। अब वो लोग कहाँ हैं, गैरसैंण में हैं या कहीं किसी मंत्री के यहाँ है या कहाँ है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये जानकारी होना बहुत जरूरी था। और इससे बड़ी बात यह है कि ये एक मैसेज भी है। विधानसभा अध्यक्ष से पहले वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक संदेश दिया, उन्होंने सारे अटैचमेंट कैंसिल किए और 37 IFS और प्रदेश कैडर के अधिकारियों के एक साथ तबादले किए, जो बरसों से एक ही पोस्ट में अपनी सुविधा के अनुसार डटे हुए थे। उन्होंने भी मैसेज दिया कि अटैचमेंट खत्म होगा, अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग को फेस करेंगे, जिस तरीके से अन्य कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है
वैसे ही अधिकारियों की भी होगी, उनकी मर्जी के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से उनकी पोस्टिंग नहीं होगी। और आज ये दूसरा स्टेप विधानसभा अध्यक्ष ने उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कौन कहाँ है और किस वजह से है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड के नैनीताल में रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए वहां अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों को प्रशासन और पुलिस ने अतिक्रमण समेत बलपूर्वक हटाया। रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण संबंधी प्रोजेक्ट में ये दुकानें आ रही थी और इसीलिए कानून कार्रवाई कर हटाने के आदेश दे दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार के साथ कोतवाली की मौजूदगी में जबरदस्ती अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए पहले तो नगरपालिका की लेबर आई और फिर दुकानों को हटाने के लिए जेसीबी मशीन को बुलाया गया। इसी के चलते दोपहर से शुरू हुए इस घटनाक्रम में हंगामा भी हुआ और वहां एसडीएम ने बताया कि पर्यटन विभाग की तरफ से सौंदर्यीकरण का काम होने जा रहा है। इसके लिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसके चलते नोटिस भी जारी किया गया था। का सौंदर्यीकरण का काम पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाना है, जिसके क्रम में जितने भी यहाँ पे आलू फड़ व्यवसायी थे उन सभी को यहाँ से हमने राजा कलम में शिफ्ट कर दिया है। कुछ व्यवसायी द्वारा अभी भी शिफ्ट नहीं किया गया, जिनको आज जबरन हम बलपूर्वक हटा रहे हैं। सर, आरोप लगा है कि उनको पहले कोई नोटिस दे दिया गया, सीधे कार्रवाई की गई? सभी को नोटिस दिया गया था, बाकायदा मुनादी की गई थी इससे पहले भी, और लास्ट टाइम 4 दिन पहले मैं खुद आके मैंने सबको बताया था कि आप यहाँ से समय से हटा दें। हल्द्वानी के विजयपुर गांव में जान जोखिम में डालकर लोगों की नदी पार करने के मामले को जिला प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। हल्द्वानी के एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि जल्द ही सूखी नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। उप जिलाधिकारी ने गांव से लोगों से ये अपील की है कि बरसात के मौसम में सूखी नदी को पार करने की कोशिश ना करें और जब तक पुल बनकर तैयार होता है तब तक लोगों को खुद भी अपनी जान माल की रक्षा करनी होगी। वहाँ पर विजयपुर में ये समस्या बहुत पुरानी है और चूंकि पुल की वहाँ डिमांड थी और पुल स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसके हो गए हैं, लास्ट स्टेज पे है उसका टेंडरिंग। तो इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है या तेज़ बहाव आता है वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई। तो मेरी अपील है गांव वालों से कि जब भी तेज़ बहाव आए उसमें पार ना करें और कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि लगती है, किसी की तबीयत खराब होने की आशंका है या कोई महिला है जो गर्भवती हैं, तो पानी की आशंका से यानी रेड अलर्ट अगर जारी होता है या कोई चेतावनी जारी होता है तो उससे पहले ही हॉस्पिटल्स की ओर आ जाएं और किसी भी स्थिति के लिए हम उससे संपर्क करें। पंचक खत्म होने के बाद अब उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की रंगत दिखाई देने लगी है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव में शिव भक्त कांवड़ियां पहुंच रहे हैं। अभी तक 1 लाख से ज्यादा कांवड़ियों ने नीलकंठ महादेव के दर्शन कर लिए और जलाभिषेक कर चुके हैं। नीलकंठ महादेव में शिव भक्त कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नीलकंठ महादेव के पैदल मार्ग पर पूरा माहौल शिवमय हो गया है। चारों तरफ बोलबम की गूंज सुनाई दे रही है। दिन और रात शिव भक्तों का अपने आराध्य को जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है। सावन मास में लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचते हैं और महादेव का जल अभिषेक करते हैं। टीटीसी में नौकरी करता हूँ और मेरी ये सबसे पहली यात्रा है, पहली बार कांवड़ लेने आया हूँ और मुझे भोले के आशीर्वाद से इतना हौसला बना है कि मैं बिना थके बिना रुके भोले के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसके ऊपर भोले का आशीर्वाद होता है वो हर जगह सफल होता है। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, थोड़े से रास्ते की दिक्कत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि इस रास्ते को भी जल्दी। निश्चित रूप से आज से जो है कांवड़ियों की संख्या जो है बढ़ी है और हर जगह पुलिस जो है मुस्तैद है। हर एक पॉइंट पे जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। सिविल पुलिस, पीएसी, एसडीआरएफ, जल पुलिस और क्विक रिएक्शन टीम जो क्यूआरटी वगैरह हमारी जो है हर जगह जो है नज़र रखे हुए है और कहीं से भी जो भी हम लोग जो है लगातार जो है निगरानी रख रहे हैं कि
भोलों को जो है किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और जो है लगातार निश्चित रूप से हम लोग नज़र रखें। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा चल रही है। पंचक खत्म होते ही रुड़की में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। गंग नहर पटरी पर बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने लगे हैं। कांवड़ पटरी बोलबम के नारों से गूंजने लगी है। पूरा माहौल शिवमय हो गया है। डाक कांवड़ भी शुरू हो गई हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं और मेले पर सीसीटीवी के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हरिद्वार से दिल्ली जाने वाले वाहनों को सहारनपुर के रास्ते दिल्ली भेजा जा रहा है। जो भी हमारा ट्रैफिक दिल्ली की तरफ से आ रहा है, नॉर्मल ट्रैफिक जैसे कार वगैरह है, वो हम यहाँ से वाया सीधा हरिद्वार के लिए भेज रहे हैं। और जो भी कांवड़ का ट्रैफिक है, बड़ा वाहन जिसमें शामिल है, वो सारा वाया नगला इमरती डाइवर्ट करके हरिद्वार की ओर भेजा जा रहा है। और वापसी वाला रूट हमारा है इस तरह से, कोई भी छोटा वाहन जो हरिद्वार से वापसी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाना चाहता है, वो वाया सहारनपुर और गागालेडी होते हुए मुजफ्फरनगर होकर सीधे दिल्ली की ओर जाएगा। हरिद्वार में वन महकमे ने पार्क क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे पर कांवड़ियों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। हरिद्वार से सटे देहरादून सीमा पर स्थित मोतीचूर वन क्षेत्र के बीच से हरिद्वार ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग से कांवड़ियों का काफिला गुजर रहा है। वन क्षेत्र से गुजर रहे कांवड़ियों की सुरक्षा किस तरह से की गई है, बता रहे हैं संवाददाता स्वरूपपुरी। देहरादून की सीमा पर स्थित राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में सबसे ज़्यादा वन्य जीवों का खौफ है और इस वन्य जीवों को खौफ को देखते हुए जो है पार्क महकमे ने और जिला प्रशासन ने जो है यहाँ वन महकमे के एक्स्ट्रा यूनिट तैनात किया। ये यूनिट जो है हाईवे पर कैंप लगाकर रात दिन जो है यहाँ से गुजरने वाले शिव भक्तों को वन्य जीवों के खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। और मैं इस वक्त जो है सत्यनारायण चेक पोस्ट के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी वाहन के साथ साथ जो है ये कैंप भी यहाँ पे लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि कैंप में बैनर के माध्यम से किस तरह जो है लोगों को सचेत किया जा रहा है और वहीं जो कर्मचारी हैं वो रात दिन यहाँ पर मुस्तैद हैं और शिव भक्तों को जंगल के भीतर जाने से रोक रहे हैं। मेरे साथ कुछ अधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह जो है ये शिव भक्तों को यहाँ पे वन्य जीवों के खौफ के प्रति आगाह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र बगुणा। बगुणा जी, ये जो कैंप लगाया है ये क्या खास है इसमें और शिव भक्तों को किस तरह सचेत कर रहे हैं? इनको हम जंगल जाने से रोकते हैं और जो है जंगल में जो है जाएँ, क्योंकि गुलदार का यहाँ पे जो है भारी मात्रा में खतरा है, क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटी हो चुकी है। 25-26 जाने यहाँ पे जा चुकी है। ठीक है, तो उनको जो है मंदिर में जाने से रोकते हैं कि आप फिर आगे चलते रहें। तो कितने शिफ्टों में ड्यूटी है इसमें? जो है लगभग 4-5 ड्यूटी है और कम से कम कर्मचारी हमारे पास 15-20 होंगे। कम से कम कर्मचारी 15-20 कर्मचारी हैं ईडीसी मिला के और अपना स्टाफ मिला के। तो निश्चित तौर पर 3 शिफ्टों में ड्यूटियां लगाई गई क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पर कुछ वर्ष पूर्व जो है एक गुलदार ने अपना आतंक मचाया था और 20 से ज़्यादा लोगों को अपना निवाला बना लिया था। यही वजह है कि हर वर्ष जो है कांवड़ के दौरान यहाँ पर वन महकमे की एक अलग से यूनिट तैनात होती है ताकि कोई भी जो है शिव भक्त जंगलों के भीतर न जाए। सारा समय के लिए समय हरिद्वार से स्वरूपपुरी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com पर। सहारा